आप सभी प्यारे बंधुओं का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत बाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं हिंदी साहित्य का इतिहास में की कड़ी में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तथा डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी के हिंदी साहित्य के इतिहास को संपूर्ण रूप से सम्मिलित रूप से मैं एक साथ मिलाकर पढ़ा रहा हूँ। तैयार है ना? आज मैं उसी कड़ी में हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो प्रतिपादित था, जिसमें जो प्रथम उनके बारे में जो जानकारियां थी, उसको जानकारियों के बारे में हमने बता दिया है कि सामान्य परिचय रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आदिकाल रहा या भ्रंश काल रहा है, इस आदिकाल के बारे में सामान्य परिचय हमने बताया था कि रामचंद्र शुक्ल ने शुरू में ही लिखा था कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अर्थात प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था था। प्राकृत की तीन अवस्थाएं थी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था अर्थात पाली के बाद प्राकृत का काल आता है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश का काल आता है 500 ईस्वी के आसपास। लगभग 500 से 700 ईस्वी के आसपास, इसी 100-150 वर्षों में हिंदी साहित्य का आविर्भाव, यानी कि 7वीं शताब्दी के अंत में लगभग डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। और उसी इसी आधार पर राजा भुंज और राजा मुंज और राजा मुंज और राजा भोज, ये 993 ईस्वी, यानी कि जिसको रामचंद्र शुक्ल ने माना है 1050 विक्रम संवत, इसी के आसपास ये हुए। और इन्हीं के आसपास इसी समय लगभग जो अपभ्रंश में जो प्रयुक्त भाषा हुआ करती थी, अर्थात दोहा, इस दोहे का शुद्ध रूप इसी राजा मुंज और भोज के समय तक शुद्ध साहित्य के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा था। ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने सामान्य परिचय में बताया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने साफ साफ लिखा है कि जिस प्रकार गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, अर्थात प्राकृत में जो रचनाएं हुई हैं उसे गाथा या गाहा कहा गया है, तथा अपभ्रंश में जो रचनाएं हैं उसे दोहा या दूहा कहा गया है। ठीक है? तो अगर दूहा कहते हैं तो सीधे अपभ्रंश का बोध होता है। और गाथा कहते कहते हैं या तो गाहा कहते हैं तो इससे प्राकृत का बोध होता है। तो जो प्राकृत और अपभ्रंश के बीच के जो संक्रमित अवस्था है, संक्रमण काल है, इस काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राकृताभास के नाम से संबोधित किया है। प्राकृताभास अर्थात कुछ कुछ प्राकृत के चीजों को समेटे हुए, उसकी भाषा, लोक वृत्ति आदि व्यवहार को समेटे हुए ये आगे बढ़ी, अर्थात अपभ्रंश साहित्य में बढ़ी। अर्थात कुछ अपभ्रंश का, कुछ प्राकृत का, दोनों का संक्रमित रूप से जो रूप हुआ उसे रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राकृताभास कहा है। अर्थात प्राकृत से कुछ बधी बधाई परिपाटी में बधी हुई और अपभ्रंश में लिए हुए। रामचंद्र शुक्ल ने जो बताया कि जो दोहा है यह इसका सबसे पुराना दोहा या दूहा, देखिए गाथा क्या है, पहले गाथा के बारे में समझ लीजिए। गाथा गाथा का अर्थ होता है सीधे सीधे कि लोक वृत्तांत, अर्थात जो सामान्य जन के बीच जो वृत्तांत या जो कहानियां, इतिहास पूर्ण कहानियां, कुछ उसमें मिली जुली कहानियां होती हैं उसे सुनाया जाता है, या कुछ सत्य कथाएं होती है उसे पद्यों को, छोटे छोटे पद्यों में सुना समझाया जाता है, या गीत कथाएं, छोटी छोटी गीत कथाएं हुआ करती थी, इसे ही गाथा कहा जाता था। दोहा, दोहा क्या, दोहा सीधे सीधे है कि दोहा एक छंद है। छंद, दोहा के बारे में जानते, दोहा, सोरठा, उल्लाला, रोला इत्यादि के बारे में बाद में जब हम पढ़ाएंगे व्याकरण में तो उसे दोहा में आएगा। तो अपभ्रंश में जो रचनाएं हैं उसे दोहों में कहा गया। और जो दोहा, रामचंद्र शुक्ल ने साफ साफ लिखा है कि जो दोहा है या दूहा है, इसका सबसे प्राचीन प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? सिद्धों की रचनाओं में मिलता है। तो इसका सबसे प्राचीन प्रमाण सिद्धों की रचनाओं में कब मिलता है? 7वीं शताब्दी के अंतिम समय में। ठीक है? 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में दोहा का, यानी कि जो बौद्ध सिद्ध हुए, तांत्रिक सिद्ध हुए, इनमें इन दोहों या अपभ्रंश या प्राकृताभास, अच्छा अर्थात प्राकृत से कुछ प्रभावित का सबसे प्राचीन रूप कहाँ मिलता है? तांत्रिक और योग मार्गी। उन्होंने साफ साफ रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो तांत्रिक हुए, योग मार्गी सिद्ध हुए,
तांत्रिक अर्थात जो तंत्र विद्या माया जाल रचते थे, समाज में तमाम तरह की आश्चर्यजनक चीजें दिखाया करते थे, उसे तंत्र विद्या, या जैसे आज भूत प्रेत आदि की बातें या जो चमत्कार होता है उसे तंत्र विद्या के अंतर्गत या माया जाल, यही इन लोगों ने सिद्धों ने जो समाज पर अपना प्रभाव जमाने के लिए ऐसा दिखाते थे। तो यही तांत्रिक और योग मार्गी अर्थात जो सिद्ध हुए, ये लोग योग मार्गी हुआ करते थे, अर्थात योग के रास्ते, योग के माध्यम से, योग के सहयोग से ये लोग मोक्ष प्राप्त करने की बात करते थे। ये लोग हठ योगी हुआ करते थे। ह और ठ अर्थात सूर्य और चंद्र अर्थात गर्म नाड़ी और ठंडी नाड़ी के संयोग से ये लोग कुंडली जागृत करते थे, कुंडलियां जागृत करते थे। तो ये योग मार्गी सिद्ध अर्थात योग के माध्यम से, हठ योग के माध्यम से, हठ यानी कि जबरदस्ती, क्योंकि ये बौद्ध शाखा जब बौद्ध शाखा बुद्ध के मृत्यु उपरांत जब बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान में बटा, तो हीनयान अपने मूल उपदेशों के साथ ही रह गया और महायान कुछ नई चीजों को लेकर नया चीजें समेट करके आगे बढ़ गया और पूरी दुनिया में फैल गया महायान। और उसी महायान से ही वज्रयान निकला। वज्रयान अर्थात हठ योग, जहां वज्र अर्थात बिजली तड़ित या बिल्कुल वज्र जैसे हीरा वज्र है, इसके समान यान, यान अर्थात जहाज से, इस जहाज से वो लोग मोक्ष की प्राप्ति क्या करते थे। तो ये वज्रयान शाखा से ही, बौद्ध शाखा की वज्रयान शाखा से ही यह सिद्ध मार्गी, योग मार्गी या तंत्र विद्या जानने वाले या तांत्रिक योग मार्गी बौद्ध सिद्ध हुए। इन्हीं की जो रचनाएं प्राचीन काल में हुई, इन्हीं की रचनाओं में दोहों का सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो ये कब मिलता है? सातवीं शताब्दी के अंतिम चरण में राजा भोज और राजा मुंज हुए, दो राजा हुए। इनका काल लगभग 10वीं शताब्दी 993 ईस्वी के आसपास हुआ, जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के वर्गीकरण में साफ साफ उन्होंने लिखा है कि 1050 विक्रम संवत से हिंदी का आविर्भाव मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने राजा भोज और राजा मुंज के काल से ही 1050 विक्रम संवत अर्थात 993 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आविर्भाव मान लिया कि हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव हुआ, अर्थात हिंदी साहित्य जो शुरू हुआ, जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया है इसका, तो उसी समय से अर्थात राजा भोज या मुंज के समय से ही इन्होंने माना है कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव इसी समय हुआ, अर्थात 993 ईस्वी या 1050 विक्रम संवत। ये जो हिंदी साहित्य का आदिकाल कब से कब तक चला? हिंदी साहित्य का जो आदिकाल रहा है वो महाराज भोज से या मुंज से लेकर के राजा हमीर देव तक चलता रहा, ऐसा डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। जो 10वीं शताब्दी में एक परमार राजा हुए मुंज, उनके दरबारी कवि हुए धनपाल। तो धनपाल किसके दरबारी कवि थे? तो दरबारी कवि ये मुंज के अर्थात परमार राजा मुंज के दरबारी कवि हुए धनपाल। याद रखिएगा, पूछता है कि धनपाल किसके दरबारी कवि थे, तो राजा मुंज के दरबारी कवि थे। और राजा भोज जो ये परमार वंश के राजा हुए थे। इन्हीं राजा मुंज और भोज के आधार पर ही इसका समय, इन्हीं के समय को माना, अर्थात 1050 विक्रम संवत अर्थात 993 ईस्वी को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आदिकाल माना है। आगे उन्होंने लिखा है कि जबकि लोक श्रुति या अन्य विद्वान इसे और पीछे तक ले जाते हैं, अर्थात कहां तक ले जाते हैं? इस काल को 713 ईस्वी तक ले जाते हैं। उस समय कोई पुष्य नामक बंदी जन हुआ करता था, ठीक है। राजा मान के दरबार में कोई पुष्य नामक बंदी जन हुआ, जिसने एक ग्रंथ दोहों में लिखा है। उसके आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यानी कि 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ, लेकिन इसको रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यह बिल्कुल निराधार, यह अप्रमाणित माना गया। देखिए आ रहा हूं साहब ना,
अप्रमाणित माना गया है। आगे रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि जो हिंदी साहित्य का आविर्भाव हो गया राजा मुंजा भोज के समय से, और कब तक चला, हमीर देव के काल तक चला, राजा मुंजा भोज से हमीर देव तक चला। इस काल में जो शुरुआती जो काल रहा 100 से 150 वर्ष या 200 वर्ष के आसपास, कोई विशेष प्रकार की रचना नहीं हुई। अर्थात इस काल में सभी प्रकार की रचनाएं हुई, जिसमें श्रृंगार की रचनाएं, भक्ति की रचनाएं, नीति की रचनाएं, दोहे की रचनाएं, वीर रस की रचनाएं तथा गीति काव्य आदि सभी प्रकार की रचनाएं हुई हैं। आगे रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि विशेष प्रकार की रचनाएं कब से शुरू होती हैं? जब से मुसलमानों का आक्रमण भारत पे हुआ। भारत में जब मुसलमानों का आक्रमण शुरू हुआ, तब से हिंदी साहित्य में कुछ विशेष प्रकार की रचनाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। अर्थात हिंदी साहित्य में जो रचना की विशेष प्रवृत्ति है वो मिलनी शुरू हो जाती है। उस समय तक दरबारी कवि हुआ करते थे, चारण हुआ करते थे, उन्हें चाट भाट आदि कहा जाता था। जो दरबारी कवि चारण जो हुआ करते थे, जिस राज दरबार में रहा करते थे, उस राज दरबार में वो क्या करते थे, वो अपने राजा को खुश करने के लिए उनकी प्रशंसा में रचनाएं किया करते थे, उनकी वीरताओं की रचनाएं किया करते थे, या उन्हें खुश करने के लिए श्रृंगारिकता की रचनाएं किया करते थे, या उन्हें समझाने के लिए नीति के संबंधित रचनाएं किया करते थे। तो ऐसे चाट भाट जो चारण या दरबारी कवि आदि हुए, जो राजाओं के चाटुकारिता में लिखे, उन्होंने जो लिखा उसकी प्रशंसा के बारे में, इसी को प्रबंध काव्य के रूप में जाना गया। और यही प्रबंध काव्य आगे चलकर रास काव्यों में परिणित हो गया। रास काव्य अर्थात वीर रास काव्यों में, बाद में आगे चलकर रास का अर्थ हो गया कृष्ण लीला अर्थात प्रेम काव्य में परिणित हुआ। तो बाद में इसकी कड़ी में आगे मैंने इसकी जोड़ा है। तो तो ये लोग जो रचनाएं करते थे राज दरबारों में रह करके, इसे इस जो वीर गाथा की रचनाएं किया करते थे, राजाओं की प्रशंसा किया करते थे रचनाओं में, उसे ही प्रबंध परंपरा उसी से शुरू हुआ। इसी से रास प्रबंध यार ये रास काव्यों की शुरुआत रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। आगे आइए, मैं एक ही चीज थोड़ा थोड़ा लिख लिख देता हूँ, उसमें लिख करके बता दे रहा हूँ, लेक्चर सही ज्यादा नहीं होगा। देखिए, इसी के कारण यही प्रबंध परंपरा जो रही है, प्रबंध परंपरा, इसमें क्या हुआ कि जो दरबारी कवि हुए, दरबारी कवि दरबारी कवि चारण आदि जो हुए, ये लोग क्या करते थे कि अपने राजाओं की प्रशंसा किया करते थे, उस प्रशंसा में उनकी वीर गाथात्मक चीजें लिखा करते थे। उसी को से प्रबंध परंपरा शुरुआत हुई, ठीक है। और इसी प्रबंध परंपरा से रास की उत्पत्ति हुई, ठीक है। यही रास की शुरुआत। रास क्या है, किस किस कवियों ने रास या रसायन या रासो कहा है, ये आगे हम आपको बताएंगे, अभी मैं सामान्य परिचय दे रहा हूं। रामचंद्र शुक्ल ने आगे लिखा है कि इसी जो प्रबंधात्मक रचनाएं हैं, इसी रचनाओं के कारण हमने आदिकाल का नाम क्या रखा है, वीर गाथा काल रखा है, ठीक है। वीर गाथा गाथा काल रखा है। इसी प्रबंध परंपराओं के चलते रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा है। इस काल में कुछ सामग्रियां संदिग्ध हैं तथा कुछ असंदिग्ध सामग्री हैं। जिस साहित्यिक सामग्री में संदेह नहीं है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास हिंदी है। अर्थात असंदिग्ध असंदिग्ध रचना, ठीक है। जो एक है संदिग्ध रचनाएं, ठीक है। जो असंदिग्ध रचनाएं हैं, ठीक है, इन्हीं असंदिग्ध रचनाओं को ही रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, असंदिग्ध रचनाओं को ही प्राकृताभास प्राकृताभास कहा है, ठीक है। प्राकृताभास या प्राकृत से प्रभावित, या प्राकृत से प्रभावित, इस
तो असंदिग्ध रचनाओं में को ही रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास कहा, याद रखिएगा। संदिग्ध रचनाओं को उन्होंने नहीं कहा है ऐसा। प्राकृताभास का मतलब ये हो गया, प्राकृताभास यानी कि जैसे मान लीजिए 500 ईस्वी हो गया, प्राकृत काल और भ्रंश इधर प्राकृत हो गया, इसके पहले प्राकृत हो गया माइनस इधर प्लस हो गया, प्राकृत इधर अपभ्रंश हो गया, ठीक है। अपभ्रंश, अब इसके बीच में जो 100-150 साल होगा, वो जो संक्रमण होगा आपस में, खिचड़ी होगा, वही प्राकृताभास, उसी को उन्होंने कहा है। उस समय की जो असंदिग्ध रचनाएं हैं, उस असंदिग्ध रचनाओं को रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास में रखा है, या प्राकृत से प्रभावित रचनाएं माना है। इसमें कुछ अपभ्रंश के पुराने नमूने जो रहे हैं, सारंगधर तथा हमीर की वीरता का वर्णन, कुछ दोहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ऐसे दोहे जो कि पूछता है इनके बारे में। ये सामान्य परिचय चल रहा है अभी रामचंद्र शुक्ल जी का, उसके बाद विशेष रूप से जो पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, जो पूछता है उसके बारे में जानिएगा। आइए कुछ दोहे हैं जिनके बारे में जान लीजिए। यह एक अपभ्रंश का पुराना नमूना है, ठीक है। अपभ्रंश के पुराने नमूने या दोहा है जो, इसमें इस दोहे में, इसमें सारंगधर ने लिखा है इसे, इसमें राजा हमीर की वीरता का वर्णन है। सारंगधर ने लिखा है कि चलिए वीर हमीर, पाव भर मेड़ी कंपई, और दिगमण दिगमण अंधार धूलि, दिगमण दिगमण अर्थात चारों दिशाओं में, अंधार धूलि सुर रह अच्छाई, ठीक है। सारंगधर लिखते हैं कि जब राजा वीर हमीर चलते हैं, जब उनकी राजा वीर हमीर जब युद्ध के लिए चलते हैं या उनकी सेना चलती है, तो लिखे इन्होंने, चलिए वीर हमीर पाव भर मेड़ई कंपई, अर्थात जो सेना चलती है उसके जो पांव है जब चलते हैं खड़खड़ करके, यानी कि लेफ्ट राइट करते हुए जब निकलते हैं, तो उसमें से अर्थात जो घोड़े हैं या घोड़े हाथी या जो पैदल सेना है, या और भी जो लोग चलते हैं वहां, तोप आदि जो चलती है लेकर के, उससे जो जो धूल निकलती है, उससे धूल निकलती है, और धूल से चारों दिशाएं छा जाती हैं, और मेड़ी कंपई अर्थात मेदिनी, धरती अर्थात धरती, हाँ। तो जो जैसे लेफ्ट राइट जब सेना चलती है या हाथी चलती है, घोड़ा चलती है, तो उनके जो पांव हैं, पांव की जो टक्कर होती है धरती से, उसमें जो ध्वनि पैदा होती है, उससे लगता है कि पूरी धरती कांप रही है, ठीक है। तो उन्होंने लिखा है कि चलिए या वीर हमीर, जैसा अर्थात जब वीर हमीर चलते हैं अपने सेना के साथ युद्ध में, तो उनके पांव से या उनके सेना के जो पांव की जो गड़गड़ाहट होती है, उससे पूरी धरती कांपने लगती है, और चारों दिशाओं में धूल ही धूल छा जाती है। सूर्य रह अच्छाई अर्थात सभी मनुष्य जो मनुष्य है वो, उनको चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई देती है। सूर्य मतलब देवता आदि सब कांपने लगते हैं देख करके। तो सारंगधर ने राजा हमीर की वीरता में यह एक सबसे पुराना मिलता है। देखिए अपभ्रंश का सबसे पुराना नमूना सारंग धर्म में ही, सारंग धर्म पद्धति आदि में मिलता है। तो यही एक इनका एक पुराना है, जिसका रामचंद्र शुक्ल ने और नागेंद्र आदि ने सभी ने उदाहरण दिया कि चली वीर हमीर पावर मेड़े कंपई, अतिमण अंधार धूल सुर अच्छाई, अर्थात राजा हमीर जब चलते हैं, उनकी सेना चलती है, उनके पांव के ध्वनि से पूरी धरती अर्थात मेदिनी कांप उठती है, और चारों दिशाएं धूल से ही भर जाते हैं। देवता आदि सभी की नजर इधर पड़ने लगती, अर्थात इसी वीरता का इस दोहे में रामचंद्र ये सारंगधर ने किया। रामचंद्र शुक्ल ने ये लिखा है। इसके बाद आगे उन्होंने लिखा है कि दूसरी ओर खुसरो मियाँ मुकरियां पहेलियां कह रहे थे, ठीक है। इसके बाद उसी समय खुसरो मियाँ, ठीक है, जब देखिए हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसके बारे में बता रहे हैं कि एक तरफ तो जो वीरता का वर्णन किया जा रहा था सारंग धर्म में, सारंग धर्म पद्धति आदि में जो मिलता है, अपभ्रंश के पुराने नमूने मिलते हैं इस तरह से। और उसी समय खुसरो मियाँ यानी कि अमीर खुसरो जी भी पहेलियां मुकरियां कहा करते थे, ठीक है। पहेलियां क्योंकि पहेलियां मुकरियां क्योंकि ये इसलिए उस समय
ये प्रसिद्ध इसलिए इनके बारे में चर्चा हुई क्योंकि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, हिंदी साहित्य की जो शुरुआत हो रही है, इन शुरुआती दौर में जो अपभ्रंश से हिंदी की तरफ बढ़ रही है धीरे-धीरे, उसमें सारंगधर के बाद उसी समय ये खुसरो मियाँ भी मिलती हैं, जो कि हिंदी के सबसे पुराने कवि माने जाते हैं, सबसे पहले कवियों की श्रेणी में या कड़ियों में खड़े हैं, इसलिए उसी समय लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी की खुसरो मियाँ भी उस समय पहेलियाँ, मुकरियाँ भन रहे थे या कह रहे थे। खुसरो मियाँ ने लिखा है कि एक नार ने अचरज किया, एक नार ने अचरज किया, ठीक है? अचरज किया पूछता है कि यह किसने लिखा है, ठीक है? एक नार ने अचरज किया, साँप मार पिंजरे में दिया। साँप मार पिंजरे में दिया। पिंजरे में देखो यहाँ तक आ रहा है? हाँ? यहाँ तक आओ था ना? खुसरो मियाँ ने कहा कि एक नार ने अचरज किया, साँप मार पिंजरे में दिया। तो इसका अर्थ बताइए जरा। देखिए इस तरह से पूछता है कि चली वीर हमीर पाँव भर मेरे कंपरी, दिगमड़ अंधार धूलि धूसर छाई। यह किसने लिखा? तो यह सारंगधर ने लिखा है। एक इसका उदाहरण किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। इसमें क्या है? इसमें अपभ्रंश के सबसे पुराने नमूने मिलते हैं, ठीक है? तो आगे खुसरो मियाँ की जो पहेलियाँ, एक नार ने अचरज किया, साँप मार पिंजरे में दिया, इसका अर्थ थोड़ा बताएंगे आप लोग? बाकी मैं बताऊंगा ही। तो ये जो खुसरो मियाँ जब उस समय हिंदी का जो प्राचीन काल रहा है, उस प्राचीन काल में जो वीर गाथा काल का गाथात्मक, एक तरफ तो वीर गाथात्मक रचनाएं हुआ करती थी, प्रबंधात्मक रचनाएं हुआ करती थी। रामचंद्र शुक्ल ने साफ-साफ लिखा है कि चार भाट जो दरबारी कवि या चाटुकार कवि भी हुए कहा जा सकता है। ऐसे कवि राजाओं की प्रशंसा में जो प्रबंध परंपरा लिखा करते, राजाओं की प्रशंसा किया करते थे, अपने रचनाओं में पद्यात्मक रचनाएं किया करते थे। इन पद्यात्मक रचनाओं में सारंगधर का एक उदाहरण सबसे अपभ्रंश का पुराना उदाहरण मैंने दिया। चली वीर हमीर पाभर मेरी कंपनी दिगमण अंधार धूलि सूर्य अच्छई। इसी तरह से उसी समय जब उसमें हिंदी का जो प्राचीन काल रहा, एक तरफ तो वीर गाथात्मक रचनाएं हुई जिसमें प्रामाणिक रूप से मिलता है सारंगधर में। उसी समय खुसरे मियाँ भी खुसरे पहेलियाँ, मुकरियाँ आदि लिखा करते थे हिंदी में। हिंदी की जो शुरुआती दौर की कड़ी रही है, उस कड़ियों में इनका भी प्रमुख स्थान रहा है कि हिंदी के शुरुआती दौर में यानी कि हिंदी के प्रथम कवियों में भी इनका नाम आता है। तो खुसरो मियाँ जी ने लिखा कि एक नार ने अचरज किया, साँप मार पिंजरे में दिया, ज्यों-ज्यों साँप ताल को खाए, सूखे ताल साँप मर जाए। अर्थात इसका अर्थ आप दिमाग में लगाइए क्या होता है। एक नार ने अचरज किया, साँप मार पिंजरे में दिया, अर्थात ये दिया की जो बत्ती होती है उसे ही कहा है इन्होंने कि एक नार ने अचरज किया, साँप मार पिंजरे में दिया। तो जो दिया की बत्ती होती है उसको बना करके उसमें डाल करके जब आग लगाई जाती है तो क्या करती है बत्ती, उसमें जो तेल होता है उसको धीरे-धीरे सुखाती है। जो सूख जाता है तो ताल यानी कि ताल सूख जाता है तो ये साँप भी मर जाता है, दिए की बत्ती भी मर जाती है, यानी खत्म हो जाए, जल के भस्म हो जाती है। तो इसी को इन्होंने लिखा है कि एक नार ने अचरज किया, साँप मार पिंजरे में दिया, ज्यों-ज्यों साँप ताल को खाए, सूखे ताल साँप मर जाए। तो खुसरो मियाँ दूसरी तरफ उसी हिंदी साहित्य के आदि काल में खुसरो मियाँ का भी उदाहरण आता है कि खुसरो मियाँ उस समय पहेलियाँ, मुकरियाँ आदि लिखा करते थे। ठीक है? इसके बाद आगे आइए, थोड़ा-सा नीचे कर देना है कैमरा, आ जाएगा इतने में। उसी समय 15वीं शताब्दी के आसपास 1400 ईस्वी के बाद यानी कि 15वीं शती, ठीक है? 15वीं सदी के आसपास विद्यापति हुए, ठीक है? यह भी इसी काल में हिंदी साहित्य के आदि काल में आते हैं विद्यापति। ये मैथिली कवि हुए, ठीक है? मैथिली कवि। तो 15वीं सदी यानी 1400 ईस्वी के बाद की स्थिति है कि विद्यापति भी हुए, जिन्होंने जो कि जिनका भी महत्वपूर्ण स्थान हिंदी साहित्य के प्राचीन काल या आदि काल में। तो विद्यापति उस समय इस तरह की रचनाएं जो किया करते, जो हिंदी की रचनाएं की प्राथमिक रचनाएं मानी जाती है। विद्यापति मैथिली में रचनाएं करते थे, हमने बताया, ठीक है? तो विद्यापति की दो प्रकार की रचनाएं मिलती है, एक तो मैथिली में मिलती है, दूसरे में प्राकृताभास पुरानी हिंदी, प्लस दूसरे हैं प्राकृताभास पुरानी हिंदी, ठीक है?
तो विद्यापति 15वीं शताब्दी में हुए, जो कि मैथिल कोकिल विद्यापति कहा गया है। इनका इसलिए प्राचीन काल, हिंदी के प्राचीन काल में महत्व है, क्योंकि यह मैथिली के साथ साथ प्राकृताभास अर्थात प्राकृत और भ्रंश मिश्रित पुरानी हिंदी, जो हिंदी का जो प्राचीन काल या पुराना काल रहा, शुरुआती दौर रहा है, उस हिंदी में ये लिखा करते थे। कौन? विद्यापति। तो विद्यापति मैथिली में साथ साथ प्राकृताभास पुरानी हिंदी में भी लिखा करते थे। इन्होंने एक बड़ा अच्छा लिखा है। तो विद्यापति भी हिंदी साहित्य के आदिकाल या प्राचीन काल में आते हैं, एक महत्वपूर्ण कवि हैं। विद्यापति को कहा गया है कि यह हिंदी के जो आदिकाल या प्राचीन काल या अपभ्रंश काल या प्राकृताभास काल रहा है, उस काल में ये मैथिली कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्हें मैथिल कोकिल विद्या, इन्हें इन्हें कई 12-14 प्रकार की अलग-अलग प्रकार की इन्हें उपाधियां दी गई हैं, अलग-अलग विद्वानों द्वारा दिया गया है। उसी प्राचीन काल में हिंदी का जो प्राचीन काल या अपभ्रंश काल या आदि काल रहा है, उस आदि काल में ये प्राकृताभास पुरानी हिंदी में भी लिखा करते थे तथा मैथिली में भी लिखा करते थे। ठीक है। तो मैथिली के साथ साथ ये प्राकृताभास पुरानी हिंदी में लिखा करते थे। इन्होंने एक बड़ा अच्छा ही दोहा लिखा है कि बाल चंद्र बिजाई भाषा, दूह नहीं लग गई दुज्जन हासा। अर्थात बाल चंद्रमा, ठीक है, बाल चंद्रमा अर्थात चंद्रमा की बाल अवस्था, और विद्यापति तथा विद्यापति, इसका अर्थ है, जान लीजिए कि बाल चंद्र विजयी भाषा, बाल चंद्र तथा बाल चंद्रमा तथा विद्यापति की भाषा, इन दोनों की भाषाएं दुर्जनों के उपहास से परे है। दुज्जन हासा, दूह नहीं लग गई दुज्जन हासा। बाल चंद्रमा तथा विद्यापति की भाषा, इन्होंने लिखा है, भाषा दोनों ही दुर्जनों के उपहास से परे है। दोनों ही उपहास से परे है, से परे है। तो विद्यापति भी प्राचीन काल, जो हिंदी का प्राचीन काल या आदि काल या शुरुआती दौर रहा है, उस काल में भी सारंगधर आदि जो बौद्ध सिद्ध हुए, तंत्र तांत्रिक हुए, तंत्र मार्गी या हठ योगी या योग मार्गी बौद्ध सिद्ध, वज्रयानी जो सिद्ध हुए, सिद्धियां हुई, जिसमें 84 सिद्ध कुल माने गए हैं, 80 पुरुष सिद्ध तथा 4 महिला योगिनी मानी गई हैं। इन सिद्धों ने भी रचनाएं, अपभ्रंश काल में सिद्धों की रचनाएं, जो सबसे प्राचीन रचनाएं मिलती हैं, उन्हीं प्राचीन रचनाओं में ही गाथा या गाथा के अलावा जो दोहा है, अपभ्रंश का परिचय देता है, उस दोहों की रचनाएं, सबसे प्राचीन रचनाएं यहीं से शुरू होती है, सिद्धों की, वज्रयानी सिद्धों से। तो उस काल में सारंगधर का एक उदाहरण हमने दिया, जिसका रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, कि सारंगधर के उदाहरण का जो राजा हम्मीर की वीरता का वर्णन किया गया है, उन्होंने राजा वीर की सारंगधर पद्धति उन्होंने लिखा, सारंगधर ने। इसमें अपभ्रंश के सबसे पुराने नमूने पाए जाते हैं। उसके बाद हमने बताया कि किस प्रकार से उसी समय, उसकी प्राचीन काल में ही जो अमीर खुसरो हुए, हिंदी के प्राचीन काल में भी कौन आते हैं? अमीर खुसरो मियाँ भी आते हैं, जो कि पहेलियां मुकरियां भी लिख रहे थे लगातार। उसी समय हिंदी के प्राचीन काल में विद्यापति भी हुए, जो कि मैथिली और हिंदी, मैथिली में भी तथा प्राकृताभास में भी रचनाएं, प्राकृताभास हिंदी में भी रचनाएं किया करते थे। कौन? विद्यापति जी। तो विद्यापति जी जो मॉडर्न हिंदी है और प्राचीन हिंदी है, उसके संक्रमण काल में विद्यापति हुआ, अंतिम कड़ी में विद्यापति हुए। विद्यापति के साथ साथ संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान भी उसी समय माने जाते हैं, हिंदी के प्राचीन काल में ही या आते हैं। आगे मैं उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा, अभी विद्यापति के बारे में जान लीजिए। तो विद्यापति ने अपने भाषा के बारे में, जो भाषा है उसके बारे में विद्यापति ने लिखा है कि बाल चंद्रमा विजाई, अर्थात विद्यापति, बाल चंद्रमा और विद्यापति की जो भाषा है, इसको दूह नहीं, दोनों को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अर्थात कौन? दोनों की भाषाएं दुर्जनों के, अच्छा जो दुर्जन लोग हैं, जो सज्जन लोग नहीं हैं, उनको
उपहास से परे अर्थात जिनकी भाषा अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, वहीं पर जो शुरुआती दौर हिंदी का जो शुरुआती दौर खत्म हो रहा है, तो कबीरदास जी आते हैं भक्ति काल में। सबसे पहले कबीरदास जी का वर्णन भक्ति काल में किया जाता है, सबसे पुराने माने जाते हैं। तो कबीरदास जी भी उस समय कुछ ऐसी रचनाएं किए हैं जो हिंदी के प्राचीन काल और भक्ति काल के बीच संक्रमण काल में आती हैं। तो उसमें उन्होंने एक ऐसी रचना लिखी है जिसके बारे में पूछता भी है। इसको मिटा दे रहे हैं। आगे रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा कि कबीरदास जी भी उधर एक ऐसी इस तरह की रचनाएं कर रहे थे जिससे कि हिंदी की जो नींव पड़ रही थे उसमें महत्वपूर्ण सहयोग इस रचनाओं का हुआ। कौन सा सिद्धों योग मार्गी या तांत्रिकों की रचनाएं, साथ में सारंगधर आदि की रचनाएं। उसके बाद हमने इसके पहले परिचय बता ही दिया कि देवसेन आदि जो श्रौकाचार्य हुए, उसके बारे में आगे हम थोड़ा बढ़ाएंगे विस्तार से। तो कबीरदास जी ने का ये दोहाई पूछता है इसके बारे में कि आगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार ही विचार। तो पूछता है कि किसने लिखा है, तो यह लिखा है संत कबीरदास ने लिखा है। ठीक है, संत कबीर। ठीक है, यह संत थे क्योंकि ये निर्गुण मार्गी थे। ठीक है, वाम मार्गी थे, नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा आदि ब्रह्माडंबर को नहीं मानते थे, इसलिए इनको संत कहा गया। अब संत किसने कहा है, किसको भक्त कहा है किसने, इसके बारे में आगे हम विस्तार से बताएं। तो संत कबीर ने यह लिखा है कि आगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार। ये उलटवासियां कह रहे थे, यानी कि उलटवासियां सिद्ध जितने हुए हैं सब उलटवासियां कहे हैं। उसके अलावा नाथों ने भी उलटवासियां की। उलटवासियां मतलब उल्टा, उल्टी बातें। लगता है कि जैसे आगिन जो लागी नीर में, अर्थात पानी में आग कैसे लग सकती है बताइए भला। आगिन जो लागी नीर में अर्थात पानी में आग लग गई। ठीक है, कंदो जलिया झार, पानी में आग लग गई और पानी के अंदर जितने कीचड़ थे, कचड़ा मचड़ा थे, सब जल के वो हो गए, भस्म हो गए, झुर्री बन गए। तो कह रहे हैं कि नीर में अर्थात पानी में आग लगी और जो यहाँ उसके अंदर जो कचड़ा कीचड़ आदि था उस सब जलकर भस्म हो गया। और उत्तर दक्षिण के पंडिता अर्थात विद्वान। ठीक है, ठीक है, विद्वान उत्तर दक्षिण के जो उत्तर भारत का उत्तरी क्षेत्र पूरा धरती के मान लिया चलिए, उत्तर से दक्षिण तक जितने भी लोग हुए विद्वान, सभी विद्वान इस पर विचार विचार करके परेशान हो रहे हैं, कर रहे विचार, यानी कि विचारी विचारी। ठीक है, तो आगी जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। तो ये दो अर्थी है, ये उलटवासियां हैं। इसमें साफ साफ लिखा गया कि पानी में आग लग गई, समस्त कीचड़ जलकर भस्म हो गया। उत्तर दक्षिण के पंडित इस पर विचार कर रहे हैं कि यह कैसे हो गया, ये संभव कैसे होगा कि पानी में आग लग गई और पानी के अंदर जो कीचड़ था, कंदो था, ये कीचड़ जलकर भस्म हो गया, झुर्री होगा, झर जलकर भस्म हो गया, कैसे हो गया, विचार कर रहे हैं, सारे विद्वान विचार कर रहे हैं। तो इसको ये दो अर्थ ही है। इसके अर्थ में कबीरदास जी ने समझाया है कि जो दूसरा अर्थ है कि जो विषय वासना थी, अर्थात उन्होंने देखिए घट शरीर को घट कहा, घड़ा कहा है। ठीक है, इसके अंदर जो आत्मा वो पानी नीर है, इसमें जो आत्मा उसमें जो विषय वासना है, जब आग इस अंतरात्मा में जब ज्ञान की लौ जली, अर्थात आगी लगी, जो ज्ञान की अग्नि जब जली इसमें इस अंतरात्मा में अर्थात इस पानी में, तो जो इस पानी के अंदर जो कीचड़ थे, हमारे अंतरात्मा में जो कीचड़ यानी गंदगी थी, सारे विकार थे, सारे विषय वासना थे, सब जलकर भस्म हो गए। ठीक है, सारे चीज जलकर भस्म हो गया। अर्थात जब आत्मा रूपी जल में आग लगती है तो मोह माया नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कि यह कैसे संभव कि आत्मा रूपी जो शरीर है, शरीर में जो आत्मा है, इस आत्मा को जल कहा गया, इस आत्मा रूपी जल में जब आग लगेगी तो विषय वासना किसकी आग लगेगी, ज्ञान की आग लगेगी। कबीरदास जी ने कहा कि जब ज्ञान की आग लगी, अग्नि लगी इस नीर में, इस आत्मा में, तो अंदर जो विषय वासना अर्थात कीचड़ था सब जलकर भस्म हो गया। और इसी को पंडित लोग विचार कर रहे हैं कि विद्वान लोग विचार कर रहे हैं तो यह कैसे संभव हो गया। अर्थात
जो हमारे जब गुरु की कृपा होती है, जब गुरु के चरणों में हम जाते हैं, कबीरदास जी के चरणों में गए, तो कबीरदास जी ने जो ज्ञान का प्रकाश फैलाया हमारे अंतरात्मा में, हमारे अंदर जो आत्मा बसी है, नीर रूपी आत्मा बसी, उस आत्मा में जब ज्ञान पहुंचा तो उस आत्मा के अंदर तमाम तरह के पहले विकार भावना अर्थात विषय वासना, तमाम तरह के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि पंचमकार चीजें आ गई थी। ये सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सारी चीजें इस ज्ञान के प्रकाश में जलकर भस्म हो गई अर्थात सारे कीचड़ हमारे जलकर भस्म हो गए। और ये संभव कैसे हुआ? ये संभव गुरु की कृपा से हुआ, कबीरदास जी की कृपा से हुआ। कबीरदास जी ने बताया। उसके अलावा अब बहुत से संत हैं, इन लोगों ने अंदर के विषय वासना को खत्म करने की कोशिश की, अपने बातों से इंसान को इंसान बनाने की कोशिश किया। उसी में इन्होंने लिख रहा है कि ये उलटबासी है। ठीक है, उलटबासी अर्थात उल्टा, कोई चीज उल्टा कर देते हैं। ठीक है, आगे इन्हीं उदाहरणों से शुक्ल ने माना कि अपभ्रंश की परंपरा 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। 15वीं सदी के मध्य तक अर्थात 1400 ईस्वी के बाद से, हालांकि 1450 आदि के आसपास तक जो हिंदी का जो आदिकाल रहा है, ठीक है, हिंदी का आदिकाल यह 15वीं शताब्दी, ठीक है, 1400 ईस्वी के बाद, यानी कि 1450 आसपास के बाद तक यह चलता रहा। कबीरदास जी तब तक आ गए हैं। तो उन्होंने लिखा है कि अपभ्रंश की यह परंपरा 15वीं शताब्दी के विक्रम के मध्य तक चलती रही। एक एक ही कवि ने दो प्रकार की भाषाओं का, दो प्रकार की व्यवहार का, भाषाओं में व्यवहार किया है। पुरानी अपभ्रंश भाषा, बोलचाल की देसी भाषा का प्रयोग भी किया है। कहीं पुरानी का भी प्रयोग किया गया, कुछ का देश भाषा, यानी कि जो लोक भाषा जो आगे आगे चलती रहती है, नई रूप धारण करती रहती है भाषा। आज एक पुरानी भाषा जो पुराने से चली आती है, दोनों की भाषाएं दोनों कवियों ने प्रयोग किया है। कहीं न कहीं दोनों का मिला करके ये लोग चले हैं। कभी लिखता है तो वो 100 बरिस आगे, 100 बरिस पीछे और मध्य का भी मिला करके लिखता है। इसी से संबंध में, इसी भाषा के संबंध में एक उदाहरण इन्होंने दिया है विद्यापति का। रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति का एक उदाहरण दिया है कि भाषा के संबंध में, जो भाषा चलती रही 15वीं शताब्दी तक, जो पुरानी भाषा थी, पुरानी भाषा अर्थात 100 बरिस पहले से 100 बरिस बाद तक, यानी कि बीच में जो संक्रमण काल है, उसी को विद्यापति ने बताने की कोशिश किया है कि देसिल बयाना सब जन मिठा, देसिल देसिल बयाना देसिल बयाना सब जन मिठा, देसिल बयाना सब जन मिठा, सब जन मिठा, देसी बयाना सब जन मिठा, ते तैसन जपो अवहट्टा, ते तैसन जपो जपो जप जपो जपो अवहट्टा। तो विद्यापति ने इसी भाषा को, जो भाषा के जो बहुत ज्यादा होने लगा था, विरोध होने लगा था, या बहुत ज्यादा विवाद होने लगा था भाषा को लेकर के, इसी भाषा को दूर करने के लिए विद्यापति ने लिखा है कि देसी भाषा सबको मीठी लगती है। ठीक है, देसिल बयाना सब जन मीठा, ते तैसन जपो अवहट्टा, अर्थात अवहट्ट काल जो बताया गया ना, भ्रंश काल के बाद अवहट्ट काल आता है। तो उसमें विद्यापति हमने बता ही दिया कि दो चीजें मिलाकर चले, एक मैथिली में, एक हिंदी के जो पुरानी हिंदी का स्वरूप रहा है उसमें लेकर चले हैं। तो देसिल बयाना सब जन मिठा, जब भाषा का विवाद हुआ तो उसमें इन्होंने साफ साफ दूर किया है कि देसी भाषा सबको अच्छी लगती है। अर्थात इन्होंने विद्यापति ने प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा है? बोलचाल की भाषा को, बोलचाल की भाषा, ठीक है, को विद्यापति ने क्या कहा? को विद्यापति ने बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा। ठीक है, भाषा को विद्यापति, देखिए यहां तक आ रहा ना, हा? देसी भाषा कहा है। रुकी, थोड़ा नीचे कर देना कैमरा। जो बोलचाल की भाषा है, बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने क्या कहा? देसी भाषा
कहा है, याद रखिएगा। बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने देसी भाषा कहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए अब 40 मिनट करीब वीडियो हो गई है। इसी कड़ी में मिलते हैं आगे, जिसमें लेकर हम आएँगे कुछ उदाहरण और आदि जो नई चीज़ें होंगी, ये डॉक्टर नागेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर बच्चन सिंह जी से जो हमने पाया, उसको मिला करके मैंने लिखा है, उसको मैं आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके पहले आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल मधुशाला तथागत बाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर जरूर करें। आप सभी से निवेदन है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। मिलेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर बच्चन सिंह तथा डॉक्टर नागेंद्र जी को एक साथ लेकर के उनके हिंदी साहित्य का जो आदिकाल का जो परिचय है, भ्रंश काल का परिचय, हिंदी साहित्य का जो प्राचीन काल रहा है, उसका परिचय लेकर के हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।